नीतीश कुमार जी जो सुशासन की बात करते हैं, जो विजन की बात करते हैं, वो कहाँ हैं आज? तो ऐसे बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं उन लोग को ढकनी भर पानी में शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग कौन सा विकास कार्य कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे एक सूत की भी फैक्ट्री नहीं लगी। चिराग पासवान जी 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी को हाथ पकड़ के नहीं चलते एनडीए का, तो एक मुखिया का भी चुनाव वो नहीं जीत पाते। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होते, पुत्र नहीं होते, और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग नहीं होते, तो बिहार का एक पंचायत और मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत पाते। राजकुमार पासवान 2 बार लोकसभा हाजीपुर से लड़ा है। एक बार रामविलास पासवान जी को टक्कर देने का काम किया, ऐसा, और उनके छोटे भाई मझले भाई पशुपति कुमार पारस जी को नींद हराम करने का काम किया। हमसे राजकुमार पासवान से कोई नहीं जुड़ रहा है, युवा बिहार सेना की सोच से, विचारधारा से जुड़ रहा है। और मेरा एक ही भूख है कि बिहार के हर एक विधानसभा को, हर एक लोकसभा को, बिहार को एक ऐसा उन्नत प्रदेश बनाए जो 20 पटर पे पहचान मिले उसको। यहाँ के बेटा, यहाँ के बेटी, यहाँ की महिलाएं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रोजगार करने न जाए, फक्र से कहे कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी छिए, हम बिहार के लोग हैं। नमस्कार, वेब समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव की तारीख भी घोषित करने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार विरोध कर रही हैं। कोरोना की वजह से डेट को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसी बीच जो है कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो उभर कर आ रही हैं और बिहार जो कि बहुत ही पिछड़ा राज्य माना जाता है, उसे बदलने की कवायद में लोग आगे आ रहे हैं। बढ़ चढ़ के इसे आगे करने की उम्मीद में एक से एक पार्टियां जो है निकलती जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव की बात होती है तो चुनाव में अलग अलग जो पार्टियां हैं वो गठन होती हैं और बन करके सामने आती है। तो हमारे साथ इस वक्त युवा बिहार सेना है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान यहाँ मौजूद हैं। तो ये भी एक नारा आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहार बचाओ और बिहार बनाओ की बात यहाँ कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में ये क्या बदलाव करना चाहते हैं और क्या कुछ और हो सकता है, और अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में इनका क्या मानना है। तो सबसे पहले वेब समाचार में राजकुमार जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार को कैसे आप चाहते हैं कि बिहार कैसा बनाना चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके नज़र से बिहार में? देखिए, जो आज़ादी के बाद से लेके अभी तक, और ख़ास करके हम बताना चाहेंगे आपको कि 40 वर्षों से वो कांग्रेस की सरकार रही हो, यहाँ आरजेडी गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे नीतीश गठबंधन की सरकार रही हो, इसमें बिहार और भी बीमार हो चुका है, बेरोज़गार हो चुका है, और जो पीछे रहने वाली बिहार थी वो और पीछे चला जा चुका है। बिहार में इन लोग सिर्फ जाति, लाठी, धर्म, मजहब, और ये लोग अपनी कुर्सी की राजनीति किया है, अपने परिवार की राजनीति किया, अपने वंशवाद की राजनीति किया। लेकिन ये राजनेता लोग अपने बच्चे लोग को, अपने परिवार को अपना बच्चा समझा, लेकिन बिहार के आवाम को अपना बेटा, अपना बच्चा नहीं समझा। इसलिए युवा बिहार सेना बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने के लिए, कि जैसे ये कोरोना जैसे आपदा आया है आज, इस आपदा में, इस महामारी, बीमारी, संकट के दौर में बिहार सबसे ज़्यादा परेशान रहा है, और बिहार के युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। और आपको बता दें कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता की जितनी भी सरकारें हैं, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे ठाकरे की, वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना हो, सभी लोगों ने हमारे बिहारी भाइयों के साथ अनदेखी किया है, और वैसे लोगों को मार के भगाने का, गलत रिमोट उड़ा करके भगाने का, बेचारे लोग पैदल बिहार आए। तो ऐसे बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं उन लोग को ढकनी भर पानी में शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग कौन सा विकास कार्य कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे एक सूत की भी फैक्ट्री नहीं लगी। जो भी फैक्ट्री थी बिहार में, उसे लालू और कांग्रेस के रीजन में 80% उद्योग धंधे पे इतना बड़ा ताला लटका। 20% समाज ये जो कहे विकास होगा और क्या कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग दिखाया जाएगा नीतीश और भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में। अब बड़ा कहते हुए मुझे हिचक नहीं होती है, अब बेपाक बोलता हूँ मैं कि केंद्र में भी सरकार है एनडीए की और बिहार में भी एनडीए की, फिर भी बिहार आज क्यों बदहाल है? यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ पे विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जाता है? ये नीतीश कुमार भी बिल्कुल फेल है। ये सिर्फ सड़क,
और पुल बना करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हम बहुत सारा विकास कार्य करते हैं। बिहार की राजनीति में युवा बिहार सेना किस तरीके से दस्तक दे रही है और भी जो अन्य पार्टियां हैं उससे कैसे अपने आप को ये अलग दिखा रही है? देखिए, आज लोग बात कर रहे हैं जाति, धर्म, मजहब और लाठी और डांटी की, लेकिन युवा बिहार सेना बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। युवा बेरोजगार जो है, जो अभी भी पढ़ लिख करके वो लेबर मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, वो भी लेबर है। क्योंकि बिहार राज्य जो बना हुआ लेबर सप्लायर का प्रदेश बना हुआ, लेबर यहाँ से लोग जाते हैं काम करने अपने गरीब माँ बाप, बीमार माँ बाप और बीमार परिवार को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पे दूसरे राज्य के लोग रोजगार करने नहीं आते। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा बिहार सेना यूँ कहें कि बेरोजगारी मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, हर एक हाथ को रोजगार, हर घर को रोटी, कुपोषण मुक्त बिहार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च कोटि का होगा, वो उच्च कोटि का कि एजुकेशन सिस्टम बिहार का ऐसा होगा कि आज तक आपको मालूम है साहब कि सांसद लोगों ने गांव को गोद लिया, लेकिन वो गांव आज तक बड़ा नहीं हुआ और सांसदों के परिवार लोग बड़े हो गए और सांसद साहब मोटे और तगड़े हो गए, लेकिन गांव के लोग, गांव बड़ा नहीं हुआ। लेकिन युवा बिहार सेना 13 करोड़ आवाम के बच्चों लोगों को गोद लेगी और उनका पढ़ाई लिखाई, उनकी खाना रहन सहन, एक ड्रेस, एक किताब और डॉन बॉस्को, संजीवियर जैसा बिहार में हर एक स्कूल का कल्पना करती है युवा बिहार सेना। और गोद लेकर के उसकी गारंटी होगी कि जब तक उसको नौकरी न दे दे, उसकी ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट होगा उन बच्चों को कि वो चपरासी बनने के लायक है कि वाइस बनने के लायक है। आज इतनी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था में आपको बताते हैं कि युवा बिहार सेना क्या देगी बिहार को। स्वास्थ्य व्यवस्था में युवा बिहार सेना 1 रुपये की दवा से, वो चच्चा हो या बच्चा हो, 1 रुपये की दवा से कैंसर की बीमारी तक, सर्दी खांसी की बीमारी से कैंसर की बीमारी तक, युवा बिहार सेना ये एक स्मार्ट कार्ड जारी करेगी हर एक घर में। मान लिया कि मेरे घर में ही 5 परिवार हैं, एक स्मार्ट कार्ड से कहीं भी प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कहीं भी, वो स्मार्ट कार्ड से गरीब दुखिया हो चाहे अमीर हो, सभी लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकेगा। ऐसा हम बिहार चाहते हैं। रोकना चाहूँगा आपको, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आप ये सब फंडिंग कहाँ से लाएंगे? ये किस तरीके से होगी? सरकार के खजाने में क्या है? ये सब कैसे आएगा? देखिए, बिहार के पास मिनरल तो चला गया झारखंड, लेकिन बिहार में अभी भी अगर सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो फंड बहुत आएगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है साहब। यहाँ पे क्या है, बालू माफिया अलग है, यहाँ पे ठेकेदार माफिया अलग है, यहाँ पे मुखिया माफिया अलग है, यहाँ पे और सब भी माफिया, उस सबको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। बिहार में जब आप मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, बिहार को एक उन्नत प्रदेश की कल्पना करेंगे, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। और बिहार का जो 13 करोड़ आवाम है, इतने अच्छे हैं, इतने सोबर हैं, उनसे अगर 1 रुपया मांगेंगे आप तो आपको 10 रुपया देंगे। अभी तक क्या बिहार उन्नत प्रदेश की ओर अग्रसर नहीं था क्या? आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार है, उससे पहले लालू यादव की सरकार थी, क्या कहेंगे उस पर? मैं आपको बता सकता हूँ कि देश के महामहिम जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब 20वीं शताब्दी में भारत को विकसित देश और बिहार को विकसित प्रदेश बताया था और उन्होंने कहा था कि नेपाल की समस्या खत्म हो सकती है। तो ये नेता लोग क्यों नहीं किया साहब? आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का विजन को नहीं रख सकते थे ये लोग बिहार में, और उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? तो 20वीं शताब्दी में बिहार प्रदेश को कल्पना किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जो देश के राष्ट्रपति, कि बिहार सभी राज्यों से नंबर 1 का प्रदेश बनेगा अगर मेरे विजन को वहाँ लागू किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जो सुशासन की बात करते हैं, जो विजन की बात करते हैं, वो कहाँ हैं आज? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। राजकुमार पासवान की क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना है क्या? ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। देखिए, महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है, लेकिन युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और इस प्रदेश का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो महत्वाकांक्षा मुझे ज़रूर है मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री भी बनने का। लेकिन जनता जब कहेगी, यहाँ की 13 करोड़ आवाम कहेगी, तब राजकुमार पासवान और लोग की तरह ये नहीं कहेगा कि हम ही अगला मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें एक चीज़ कि जो जेपी साहब ने, लोहिया ने, कर्पूरी ने
वीर कुंवर सिंह ने, ये सूफी संत लोगों ने और गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने यहाँ जो बिहार की कल्पना कराया। आपको बता दें कि बिहार में आज यहाँ के बिहार के बच्चे लोग, बिहार के बेटा लोग कोटा पढ़ने जाते हैं। आपको पता है इतिहास को पढ़ने की जरूरत है नेताओं को और आज के युवा साथी को, कि कोटा तो हमारे बिहार में पहले से था। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे विदेशों से लोग आते थे, विदेश से लोग पढ़ने आते थे, यहाँ के लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। इस बिहार का मतलब लोग नहीं समझते हैं कि बिहार क्या चीज़ है। बिहार में बहुत कुछ है, नीयत साफ होनी चाहिए। और मेरा एक ही भूख है कि बिहार के हर एक विधानसभा को, हर एक लोकसभा को, बिहार को एक ऐसा उन्नत प्रदेश बनाए जो 20 पटर पे पहचान मिले उसको, और यहाँ के बेटा, यहाँ के बेटी, यहाँ की महिलाएं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रोजगार करने न जाए, फक्र से कहे कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी छिए, हम बिहार के लोग हैं। ये सच। बिहार में मुख्यमंत्री बनने की, जैसे कि आपने बताया, महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी हैं, उसी तरीके से कई सारे चेहरे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर चुके हैं। महागठबंधन में देख लीजिए तेजस्वी यादव हैं, इधर एनडीए की बात करें तो इधर चिराग पासवान भी आगे मुखर हो चुके हैं और नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब राजनीति में। उसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल्स पार्टी से आती हैं, वो भी दावेदारी कर रही हैं। तो आप क्या मानते हैं? एक पप्पू यादव हैं, वो भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, लोकतंत्र है और जनता का मत है, लेकिन लोकतंत्र में ये आज़ादी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षा सभी के पास होता है, लेकिन राजकुमार पासवान ये कभी नहीं कहेगा। हाँ, रही बात चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी को हाथ पकड़ के नहीं चलते एनडीए का, तो एक मुखिया का भी चुनाव वो नहीं जीत पाते। अगर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होते, पुत्र नहीं होते, और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग नहीं होते, तो बिहार का एक पंचायत और मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत पाते। ये मेरा दावा है साहब। राजकुमार पासवान 2 बार लोकसभा हाजीपुर से लड़ा है। एक बार रामविलास पासवान जी को टक्कर देने का काम किया, इस बार उनके छोटे भाई, मझले भाई पशुपति कुमार पारस जी को नींद हराम करने का काम किया। और वहाँ पे मुंहतोड़ जवाब, और वैशाली की धरती ने, हाजीपुर की महान जनता ने, लोकसभा की महान जनता ने मुझे तीसरा स्थान दिया और लगभग 40,000 के करीब वोट दिया। तो ये कहीं न कहीं मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा को पसंद किया जा रहा है। जो मिट्टी के खुशबू को पहचाने, जो इस धरती की बात करे, हम बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट करके, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बता करके, और कोई भी बिहार में आपदा आता है तो हम दिल्ली में सो जाते हैं, होटल लिली मेरिडियम में चिकन मटन खाते हैं। क्या ऐसा बिहार चाहिए? ये सुशील कुमार मोदी और ये मोदी साहब जो डिप्टी सीएम है, और ये तेजस्वी यादव आरजेडी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, ये लोग भी आपदा के समय छोड़ के भाग जाते हैं। क्या ऐसा नेतृत्व चाहिए? नहीं। पप्पू यादव जी की जहाँ तक सवाल रही, वो तो खुद एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। जैसा उन्होंने सराहनीय काम किया था और जैसे उनका ग्राफ बढ़ा, तो लोग, जनता एक चेहरा देख रहे थे। अब वो, उनको अगर दलित ही कार्ड खेलना था तो कहते कि सभी को ऑक्सीजन देने वाले रामविलास पासवान जी, राजनीति में सभी को ऑक्सीजन दिया है आदरणीय रामविलास पासवान जी, तो उनको इस बार लोकसभा के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं सभी पार्टी तिलक लगा करके अब मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को? चिराग पासवान क्यों भैया? इसलिए कि रामविलास पासवान जी का पुत्र है। तेजस्वी यादव क्यों? इसलिए कि लालू यादव का पुत्र है। नहीं, ऐसे लोग का समाज के प्रति क्रेडिबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो उनकी अपेक्षा, उनकी जनता के मान सम्मान से, जनता की उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर रहे हैं। चलिए, एक और नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? हाँ, देखिए, वो भी बिहार की बेटी है और मेरी बहन है। पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जैसा कि मैंने बताया कि सभी की महत्वाकांक्षा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो शायद पढ़ाई लिखाई किया है, जॉब भी इंग्लैंड अमेरिका में किया है, तो उनकी स्वागत है, बौद्धिकता है और ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी अगर आ रही हैं, कहीं ना कहीं बिहार में देख रही हैं कि वो भी सोची होंगे कहीं ना कहीं कि बिहार में बहुत कमी है, हमारा बिहार का भाई, बिहार का बेटा लोग बेरोजगार है, आवाम आज, और हम जिस बिहार से आते हैं हमारी बदनामी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि बिहार में बेटर करने का, तो भी अपना मुख्यमंत्री दावेदारी पेश की हैं। तो आपको बता दें कि महिला का सम्मान है मेरे पार्टी में,
अगर पुष्पम प्रिया चौधरी अगर संघर्ष कर रही है तो उस संघर्ष के साथ मैं भी हूँ, लेकिन मेरा समर्थन नहीं है। अगर बैठ करके हमारे एजेंडे पे बात होगी तो पुष्पम प्रिया चौधरी को हम लोग साथ देने को तैयार हैं। ये नहीं कि हम खुद ही महत्वाकांक्षा है, हम त्याग भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे अगर उनमें वो गुण है और बिहार को नेतृत्व करे तो आए ये लोग। जी, बिहार में जातिवाद की राजनीति होती है, तो रामविलास पासवान को टक्कर आपने दिया हाजीपुर से, आप भी पासवान जाति से आते हैं, तो आपके जो पार्टी है उसमें किस तरह के लोग होंगे? क्या आप भी जो है दलित कार्ड वही गेम खेलिएगा? देखिए, पहले ही हमने बताया कि बिहार की राजनीति में युवा बिहार सेना एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। हमसे राजकुमार पासवान से कोई नहीं जुड़ रहा है, युवा बिहार सेना की सोच से, विचारधारा से जुड़ रहा है। और आदरणीय रामविलास पासवान जी जो दलित कार्ड बार बार खेलते हैं, दलित की जो सौदा करते हैं, 7% पासवानों के साथ सीट लेकर के चुनाव लोकसभा में लड़ते हैं और भी प्रेशर क्रिएट करके लड़ते हैं, उनकी अपनी राजनीति रही है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि आज दलित रामविलास पासवान जी से बहुत दूर चला गया है, चिराग पासवान से बहुत दूर चला गया है। आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने 45-50 साल की राजनीतिक कैरियर में उन्होंने 10 दलितों को IAS IPS नहीं बनाया, उन्होंने 10 दलितों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं भेजा पढ़ने के लिए, उन्होंने 10 दलितों को मोटा धनाढ़ ठेकेदार नहीं बनाया, उन्होंने 10 दलितों को समृद्ध नहीं बनाया, उन्होंने 10 दलितों को ब्यूरोक्रेट्स में जज, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का काम नहीं किया, लोअर कोर्ट में बनाने का काम नहीं किया। आज जो भी दलित आगे बढ़ रहे हैं अपने संघर्ष से बढ़ रहे हैं, और ऐसे हालात में क्योंकि दलितों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब दलित का बेटा को कहीं भी नौकरी करने जाएगा, उसको अगर 25,000 50,000 की सैलरी होगी, एक लेबर मजदूर, मेरा जो मॉडल है बिहार में, एक लेबर भी किसी के कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करेगा तो उसको 25,000 रुपया सैलरी देना पड़ेगा। तभी जाकर के जो आज ये आरक्षण पे द्वेषता होती है और जाति धर्म पे होती है, तो वो ठीक से वेल टू डू रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा, बढ़िया से खाएगा पिएगा और थोड़ा सा पैसा बचा के बाल बच्चों को पढ़ाएगा। खुद एक समय आएगा साहब कि लोग कहेंगे कि आरक्षण को हम छोड़ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। आप आरक्षण के पक्षधर हैं? देखिए, आरक्षण क्या है? आरक्षण है कि जो दबे कुचले शोषित निर्धन वंचित दलित समाज जो है, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कि वो दबा हुआ है, वैसे व्यक्ति को लाने के लिए अगर अभी भी वो चीज़ नहीं हुआ है तो अभी आरक्षण मिलते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम पक्षधर इस मामले में है कि कुछ ऐसा चीज़ मॉडल दीजिए कि दलित खुद कहे कि मैं आरक्षण छोड़ रहा हूँ। क्यों ज़बरदस्ती आप छुड़वा रहे हैं साहब? आप और द्वेषता फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में जैसे लड़ाई चलती है उसी तरह से आप स्वर्ण और दलितों को आप दूर रखने की बात करते हैं, इस सब चीज़ को प्रेशराइज करके बात कह करके। नहीं, सभी लोग एक साथ चलिए, समय आने पे खुद ही दलित छोड़ना शुरू करें। एक अंतिम सवाल है, युवा बिहार सेना बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कितने सीटों पे दावेदारी रखती है और कितने सीट पे चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, युवा बिहार सेना जो है 243 सीट का मन बना चुकी है और हमारे कोर कमेटी, हमारे युवा बिहार सेना का नेशनल कमेटी है, बिहार प्रदेश कमेटी है, सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग किसी से समझौता नहीं करेंगे, 243 सीट पे लड़ेंगे, चाहे जो हर्ष हो। लेकिन युवा बिहार सेना बढ़िया से दस्तक देगी और 243 सीट के साथ साथ एक मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारा मॉडल है, एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 4 डिप्टी सीएम होंगे। मान लिया कि दलित पिछड़ा, चाहे स्वर्ण से, चाहे मुस्लिम से, चाहे अति पिछड़ा से जो मुख्यमंत्री होंगे, तो उसका 4 डिप्टी सीएम कौन होंगे मैं बताना चाहता हूँ। पहला होगा महिला से। महिला से क्यों होगा साहब? महिला से इसलिए होगा कि वो महिलाएं जिसको आज जो उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए तो महिला सुरक्षा में कोई भी सरकार के आदमी नहीं आते हैं। महिलाओं के बेटियों के साथ रेप करके मार दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो महिला मुख्यमंत्री उस सारे मैटर को देखेंगे। एक बड़ा तबका राइट्स का, चाहे मॉब लिंचिंग का, चाहे मुसलमानों के साथ बड़ा ये होता है, तो डिप्टी सीएम मुसलमान से देंगे हम। अति पिछड़ा बहुत बड़ा तबका है दलित के बाद, अति पिछड़ा लोगों का कल्याण नहीं हो पाया, उत्थान नहीं हो पाया, वो आज भी जमीन पे है, उसके लिए एक डिप्टी सीएम हम देंगे अति पिछड़ा से। स्वर्णों में भी, स्वर्णों की बात तो होती है, स्वर्णों में भी बहुत सारे गरीब स्वर्ण हैं,
जो आज बेचारे टेम्पू चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं दलित की तरह, आज वो लोग क्या कहते हैं खेत में भी मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको भी मान सम्मान देने के लिए एक डिप्टी सीएम स्वर्ण से होगा, चाहे मुख्य भूमिका में होंगे तो उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। युवा बिहार सेना ये सोचती है। युवा बिहार सेना एक खास अहम बात आप लोग को बताने जा रही है कि आज तक राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जनता के सर पे माथे पे थोप देते हैं, लेकिन युवा बिहार सेना जनता का मैनिफेस्टो और हम लोगों को हेल्पलाइन जारी किया, जनता के मैनिफेस्टो के द्वारा हमारा मैनिफेस्टो होगा। युवा बिहार सेना उस मैनिफेस्टो को काम करने के लिए बिहार में लागू करेंगे और जनता का अपना मैनिफेस्टो होगा। जनता का मैनिफेस्टो पे जो है चुनाव लड़ने की बात होगी, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। जी जी नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान। इन्होंने बहुत ही बखूबी से जो है हर सवाल का जवाब दिया है और अपने आप को जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में उससे अलग किस तरीके से है वो भी इन्होंने बताने का काम किया है। और जनता के मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ेंगे, 243 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और बिहार में जातिवाद की राजनीति को ख़त्म करने की इनकी महत्वाकांक्षा है, वो भी शायद पूरी हो। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं इस पार्टी को। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।